गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 10 जनवरी 2024 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो सबसे पहला आर्टिकल है हमारे लिए वो हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पंचायत असेंबली पोल्स लाइकली आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। देखिए, कल भी हमने द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर इसको बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझा था, कल या परसों। और तब हमें पता चला था कि जम्मू एंड कश्मीर के जो इलेक्शन है 2018 को लास्ट टाइम ये होते हैं, पंचायत के लिए भी और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी। फिर 2021 में हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो यहाँ पर ले आया जाता है और 370 को हटा दिया जाता है। आर्टिकल 370 जैसे ही हटता है, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको भी यहाँ पर प्रोरोगेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, डिज़ोल्व कर दिया जाता है। ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 का मुकदमा अभी 1 महीने पहले जस्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ये परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर जो किया गया है पूरा के पूरे आर्टिकल को जिस तरीके से हटाया वो हटाया जा सकता था। दैट वाज ओके, दैट वाज राइट टू डू। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक और सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर सेंटर से, यानी कि लोकसभा या गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव है हमारे, उनसे कि आप ये बताइए कि इलेक्शन कब होने वाले हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो नहीं आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर का। यूटी उसको बना दिया गया है। अब लद्दाख और जो जम्मू से जो एक यूटी है उनको हटाकर स्टेट से 2 अलग अलग यूटी बना दी है, यूनियन टेरिटरी उनको बना दिया गया है। यहाँ पर क्या है, जम्मू। तो अब उनके इलेक्शन होंगे। और इंडिया में अभी तक, फिर से मैंने कल परसों ये जब आर्टिकल हम कर रहे थे तब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इंडिया के अंदर कितनी ऐसी यूटीज़ है जिनके अंदर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, अभी प्रेजेंटली 2 हैं, जो कि है, पहले कौन सी है, दिल्ली के अंदर हम देख पाते हैं, और दूसरी है यहाँ पर पुदुचेरी। ठीक है, तो ये 2 ऐसी हैं जिनके अंदर हम इस चीज़ को देख पाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अब क्या मामला है। अब का मामला ये बात कर रहा है कि किस प्रकार से अब जो जम्मू कश्मीर के पंचायत के इलेक्शन जब हुए थे 2018 में, वो अब यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो टेन्योर था 5 साल का वो पूरा होने वाला है। अब इसी वजह से 5 साल पूरे होने की वजह से जो इनको फंड मिलता था पंचायत को, डेवलपमेंट फंड, उसको भी सेंटर के द्वारा रोक दिया गया है। इसके अलावा सेंटर के द्वारा अभी तक कोई भी नेक्स्ट डेट यहाँ पर दी गई नहीं है। तो कहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल, जीएस पेपर 3 में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके इम्पैक्ट क्या है, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, क्या इसके सॉल्यूशन होने चाहिए, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आपको ग्रुप में पीडीएफ में भी मिलेगा, माइंड मैप उसका बना दिया गया था, मेंस के क्वेश्चन हमने उससे रेलेवेंट देख लिए थे। पेज नंबर 1 से आगे बढ़ के हम चलते हैं एडिटोरियल पेज पे, जहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है जो कि लिखा गया है सी राजा मोहन द्वारा। ये कहते हैं अमेरिकाज बिग रीमैच। देखिए, कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अभी होने वाले इलेक्शन। ठीक है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि उनके इलेक्शन के बाद हमें समझ में आएगा कि इससे इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो प्रभाव पड़ेगा वो डिपेंड करेगा वहाँ पर जो बाइडन आ रहा है, जो कि इंडिया से दोस्ती रखना चाहते हैं, या फिर वहाँ पर ट्रम्प आएंगे दोबारा से, जो कि इंडिया के साथ रिश्ते थोड़े ठीक ठाक ही बना के रखते हैं। तो इन दोनों पे हमें फ़र्क पड़ेगा, देख लेते हैं। अब हमें पहले थोड़ा अमेरिका के, अगर हम इलेक्शन की बात करें तो अमेरिका के हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका जो है वहाँ पर इंडिया की तरह से लोकसभा और राज्यसभा तो होते हैं, पार्लियामेंट तो होती है, लेकिन लोकसभा का वहाँ पर जो नाम होता है वो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो राज्यसभा होती है वो होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और पार्लियामेंट को वहाँ पर बोला जाता है कांग्रेस। जी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है। जिस प्रकार से इंडिया में हमारी पार्लियामेंट है, उसी प्रकार से यहाँ पर अमेरिका के अंदर उनकी कांग्रेस है, और कांग्रेस के अलग अलग भाग हैं। हमारी पार्लियामेंट के कौन कौन से भाग हैं? हमारी पार्लियामेंट में भी 3 पार्ट है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है प्रेसिडेंट। क्योंकि कोई भी बिल यहाँ पर एक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक इन तीनों से साइन ना हो जाए, परमिशन ना मिल जाए। इसी प्रकार से वहाँ पर है उनकी कांग्रेस का पार्ट कौन कौन है, लेकिन उनके यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को और जो आपका लेजिस्लेचर, उनको बिल्कुल अलग अलग रखा जाता है। यहाँ पर होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यहाँ पर होगा हाउस ऑफ कॉमन्स, और तीसरे होंगे प्रेसिडेंट, क्योंकि यही सेम स्ट्रक्चर है। अब हमें इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या समझना है कि मैम हमारे यहाँ पर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हेड होते हैं, और किसके हेड होते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट।
एग्जीक्यूशन के यहाँ पर हेड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के यहाँ पर हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट जो कि हमारे यहाँ पर भी होते हैं, हमारे यहाँ वो तो नहीं है, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं वो यहाँ पर होते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन क्या वो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट भी हैं? हाँ, मैं आपको बता दूँ, वो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट भी हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं सुनेंगे कि अमेरिका का कोई किंग हेड ऑफ स्टेट यहाँ पर आया है। ब्रिटेन को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो ब्रिटेन में यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट कौन होगा? किंग होगा। अभी फिलहाल जो उनकी क्वीन की डेथ हुई है उसके बाद वहाँ पर किंग आए हैं, राइट? तो वहाँ पर बनते हैं किंग और क्वीन, वो होंगे हेड ऑफ स्टेट। क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक है, और रिपब्लिक क्या होता है? यानी कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो मोनार्क नहीं है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट हमारा कौन है? स्टेट से यहाँ तो में मतलब होता है नेशन, यानी कि देश को हम बोल रहे हैं, यहाँ पर नेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है स्टेट से। तो हेड ऑफ स्टेट हमारा होता है प्रेसिडेंट, जिसका इलेक्शन कैसे होता है? क्या आप लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग जब लोकसभा और राज्यसभा के लिए यहाँ पर वोटिंग करते हैं, उसके बाद में इनके टेन्योर के बाद हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर ये लोग इकट्ठे मिलकर सभी के सभी 750 तक यहाँ पर लोग होंगे, 800 लोग होंगे, सब के सब इकट्ठे मिलकर यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, जो कि किस तरीके से होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत पर। यानी अगर एक एमपी हमारा यहाँ से गया हुआ है बाहर की तरफ, और उस एमपी की हमारे कितनी वोट होंगी? जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस तरीके से उसको काउंट किया जाएगा कि ठीक है इसका परसेंटेज इतना आ रहा है। लेकिन इसको ईजी बनाने के लिए एक वोट की तरह वो काउंटिंग दे देते हैं कि ठीक है इतने वोट हैं। लेकिन अगर हम उसकी एमपी की और एमएलए की वोट की यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि स्टेट के जो यहाँ पर हमारे एमपी एमएलए होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे और उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंस थे। अब आप पूछ रहे थे मैम एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन यहाँ पर कैसे होता है? देखिए, क्योंकि हमारे लिए स्टैटिस्टिकली ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को जानना स्टैटिक पोर्शन में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2021 के मेंस में भी हमें फ्रांस का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूछ लिया गया था। अमेरिका से कंपैरिजन के लिए ऐसे आ सकते हैं सवाल। तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सेपरेशन के ऊपर, अलग रखा जाता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को। हमारे लेजिस्लेचर कौन है? जो कानून बनाते हैं। कौन बनाते हैं कानून? कानून हमारे बनाए जाते हैं एमपी के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर स्टेट की बात हो रही है तो वहाँ पर कौन करेगा? एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेकिन हम क्योंकि सेंटर की बात कर रहे थे तो यहीं पे बात करते हैं। एमपीज यहाँ पर कानून बनाएंगे। अब उन कानून को लेके कौन आएगा? गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। एग्जीक्यूशन यानी कि वो उनको क्या करेगी? विधायिका कौन होती है आपकी? एमपीज। ये जो लेजिस्लेशन होती है विधायिका होती है। फिर कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो उस कार्य को करेगी। किसकी मदद से करेगी? ब्यूरोक्रेसी की मदद से करेगी। जो आप बनना चाहते हैं आईएएस आईपीएस, वही लोग तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेंगे ना, तो ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से करेगी। फिर होती है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। देखिए जुडिशरी क्या करेगी? इन दोनों पे नजर रखेगी कि इन्होंने काम ठीक से किया है या नहीं किया है, या फिर संविधान को मद्देनजर में रहते हुए किया है या नहीं किया है। जितनी पावर इनको मिली है उन्हीं पावर के अंतर्गत किया है ना। आखिरी इंटरप्रिटेटर कौन होता है? जुडिशरी जो होता है वो एक तरीके से हमारा गार्डियन होता है, राइट? गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेटर फाइनल जो बात निकल के आएगी संविधान में क्या लिखा है वो जुडिशरी तय करेगी। इस तरीके से बटा हुआ, यानी कि जुडिशरी हमारी बिल्कुल अलग है। और जो एग्जीक्यूटिव है हमारे न्यायपालिका है वो भी यहाँ पर लोकसभा में बैठती हैं, राइट? और वो पूरी लोकसभा एमपीज के प्रति यहाँ पर क्या होते हैं? एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अमेरिका के जब आप सिस्टम को हम यहाँ पर देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो अलग से बैठते हैं। प्रेसिडेंट उनका जो हाउस है, और वो बिल्कुल भी उनकी कांग्रेस के अंदर बैठते ही नहीं है। उनकी जो पार्लियामेंट है ना, कॉमन ऑफ जैसे हमारे लोकसभा में बैठेंगे ना, चाहे हमारा जो मेंबर है, चाहे हमारा प्रेसिडेंट राज्यसभा का हो, जो कि एक टाइम पर इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, लेकिन फिर भी वो बैठती कहाँ पे थी? लोकसभा में थी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ बनेगा, लोकसभा में बनेगा, राज्यसभा में कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता नहीं है। तो इसी वजह से, लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका के हैं वो कभी भी उनकी पार्लियामेंट में किसी भी जो हाउस है, उनके दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उन दोनों में ही नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी ये खुद चूज करेंगे और जरूरी नहीं है उनके अंदर मेंबर ऑफ कांग्रेस या एमसी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, एमसी मेंबर ऑफ कांग्रेस यहाँ पर हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिसको चाहेंगे, जिनकी इनकी इच्छा है, उनको ये लेकर आएंगे। लेकिन लेकर आने के बाद, ब्यूरोक्रेसी के बाद भी जब ये उनको लेके आएंगे तो ब्यूरोक्रेसी को भी यही चूज करेंगे। तो ये इनसे माना जाता है कि अब वो क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं तो अब वो किसी के भी प्रति यहाँ पर वफादार ना रहें, बल्कि अपने काम को ढंग से करेंगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हो रहा है इलेक्शन, किस किस के बीच में है, जो बाइडेन जो फिलहाल के प्रेसिडेंट है, दूसरा यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप के। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। देखिए इंडिया में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा आप मुझे कि यहाँ पर आप सिर्फ 2 ही बार में प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 4 साल का आपका टेन्योर होता है अमेरिका का। इंडिया में क्या है, इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको पहले तो 5 साल मिलेंगे। दूसरी बात है कि आपकी एज होनी चाहिए वो 65 प्लस से नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि आप इंडिया के मेंबर होने चाहिए। और फोर्थ बात कि आपका जन्म कहीं पे भी, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप इंडिया के अंदर यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपका बर्थ से आपको अमेरिका का सिटीजन होना चाहिए। और 5वीं बात कि आप इंडिया में कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अमेरिका में 2 ही बार बन सकते हैं, तो एक बार बन चुके हैं, फिर उनके बीच में अब जो बाइडेन आ गए हैं और अब वो दोबारा से यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली ना रह के दोबारा से प्रेसिडेंट के लिए लड़ना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर समस्याएं क्या है। देखिए सबसे पहला तो इंटरेक्शन हमें देखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नेचर है अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, फिर मीडिया कुछ रोल निभा रही है इस इलेक्शन में, फिर एमरजेंस हो रही है नए लीडर्स की, इंटरेक्शन हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हुए समझ में आता है कि जो राजा मोहन है वो बता रहे हैं कि देखिए जो अमेरिका के इलेक्शन है ना वो एक स्पेक्टिकल होने वाले हैं वर्ल्ड के लिए, यानी कि जो वर्ल्ड को नज़रिया दिखा दे कि क्या यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि अमेरिका की डेमोक्रेसी बहुत ही पावरफुल डेमोक्रेसी है, राइट। तो फिर कहते हैं कि देखिए कुछ क्रिटिसिज्म दिए जा रहे हैं, कुछ अमेरिका के जो क्रिटिक हैं जो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं वो उसको क्रिटिसिज्म दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म आप लेके आ रहे हो, ब्रंट जो दिखा रहे हो वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक, क्योंकि इंटरनल डायनामिक्स की बातें बार बार यहाँ पर की जा रही है। कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन होने वाले हैं इनमें भी समस्याएं हैं, इनके साथ भी ये फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, अमेरिका के बॉर्डर्स को इफेक्ट कर रहा है, ग्लोबल स्टेज को ये इलेक्शन यहाँ पर इफेक्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका आज भी ग्लोबली काफ़ी बड़ा होल्ड रखता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नेचर क्यों बोला गया है अमेरिकन की डेमोक्रेसी को। हमें अभी तक समझ में आ गया, हम अमेरिका के थोड़ा सा डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। अब हमें ये भी पता है कि अमेरिका की जो स्टेट होती हैं वो भी यहाँ पर क्या है, फेडरेशन की जगह पर यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट से क्या मतलब है कि अमेरिका जो इकट्ठा होकर मिला हुआ है, 50 अमेरिका के अंदर स्टेट है, वो 50 स्टेट एक साथ मिलके अपना अलग अलग संविधान चलाते हैं। जैसा हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल था, इसी तरीके से यहाँ पर डबल सिटीजनशिप काम करती है कि आप एक स्टेट के मेंबर भी हैं और आप साथ में अमेरिका के मेंबर भी है। क्या इंडिया में ऐसा कुछ है? इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है ना उसका नेचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर हम कहेंगे जटिल है, पेचीदा है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नेचर देखने को मिलता है। अमेरिका का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो यहाँ पर वोट करता है, वो भी कहीं ना कहीं पैसे से, मनी की पावर से यहाँ पर खरीदा जा सकता है। दूसरी बात, अब पर्सनल अटैक होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, हम ये सारी चीज़ें तो देखते ही हैं। इंडिया में भी इनके एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, पैसों का इस्तेमाल किया जाता है वोट्स को खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे कुछ चैलेंजेस दिखा रही है अमेरिका की डेमोक्रेसी में। फिर हम देखते हैं कि मीडिया क्या रोल निभा रही है। आज के टाइम पे मीडिया रोल ये निभा रही है कि वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर पब्लिक ओपिनियंस को बना रही है। क्योंकि मीडिया जो होती है ना, आप जो देखते हैं जो सुनते हैं वही तो आपके ओपिनियन को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं ना। तो इसी वजह से कुछ लोगों की आर्ग्यूमेंट है कि मीडिया में कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी की यहाँ पर कमी है।
मीडिया को हमेशा बचपन से आप लोग पढ़ पाए होंगे कि मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो तीन हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की यहाँ पर बात की है, या विधान पालिका की, तो ये सारी चीज़ जुडिशरी, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और ये तीन पिलर हैं। यानी कि इस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर डेमोक्रेसी खड़ी हुई है, तीन पिलरों के ऊपर खड़ी हुई है, ये हमारी डेमोक्रेसी है ऊपर। लेकिन इसका फोर्थ पिलर एक नया आता है, मीडिया, जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ठीक तरीके से बरकरार बना के रख सकता है। कोई गड़बड़ अगर हो रही है तो उसको दिखा सकता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मीडिया के न्यूट्रलिटी की कमी है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो फोर्थ पिलर था वो ढह गया, वो गिर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रम्प फोकस नैरेटिव ज़्यादा दिखा रहे हैं, और पॉलिटिकल की जो पोलराइजेशन है, एक ही तरफ आप किसी चीज़ को लेकर जाना, तो उस तरफ यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पोलराइजेशन की तरफ। ये प्रॉब्लम है। फिर हम देखेंगे कि कुछ नए लीडरशिप आ रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हो मैम जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप है, तो इनमें नया कौन आ गया? देखिए, कह रहे हैं कि जो पहले लीडरशिप देखी जाती थी ना, वो काफ़ी लेसर नोन यहाँ पर कैंडिडेट होते थे प्रोमिनेंस के लिए। जैसे कि कौन थे यहाँ पर? बिल क्लिंटन की बात कर लीजिए, बराक ओबामा की बात कर लीजिए। उनका जब राइज हुआ, तो उनका राइज हुआ था क्योंकि उनको, जब वो कैंडिडेट थे तब तो कोई खास लोग उनको जानते नहीं थे, लेकिन राइज के बाद उनको लोग बहुत जानने लगे, सारा पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो देखने लगा। लेकिन आज जो यहाँ पर फिगर खड़े हुए हैं, जो बाइडेन जैसे फिगर, डोनाल्ड ट्रंप जैसे फिगर, ये ऐसे फिगर हैं जो पहले ही काफ़ी पावरफुल हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, यहाँ पर कैपिटलिज्म वहाँ की एक सबसे बड़ी वो है, तो इसी वजह से इनको सब पहले से ही जानते हैं, इसीलिए ज़्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं स्टेज को। जो कम जाने पहचाने यहाँ पर कैंडिडेट अगर उठते भी हैं, सामने आते भी हैं, तो उनको ये ऑटोमेटिकली डोमिनेट कर जाते हैं, उनके ऊपर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। फिर हम देख पाते हैं कि ग्लोबल स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन क्या है। देखिए, यूएस का जो इलेक्शन है ना, वो वैक्यूम की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ ये यूएस से कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये जो पूरे रिलेशन है इसके प्रति, चाहे वो चाइना के प्रति इसके रिलेशन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा चाइना प्रो है। दोबारा से इनकी चाइना, जो बाइडेन के आने बाद चाइना के साथ उनके रिश्ते 2-3 साल तक ठीक नहीं रहते, अब थोड़ी बातचीत होने पड़ी। फिर इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। तो ये सभी के सभी इनके जो इलेक्शन है, इनके इलेक्शन भी यहाँ पर आ रहे हैं तीनों कंट्रीज़ के, तो यहाँ पर ये सभी एक दूसरे को यहाँ पर प्रभाव करने वाली हैं। और इनके जो रिलेशनशिप है और एंगेजमेंट है यूएस के साथ, चाहे तो किसी का यहाँ पर फ़ायदा होगा, गेन होगा, और किसी न किसी का यहाँ पर नुकसान होगा, लॉस होगा। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल यहाँ पर देखी जाने ही वाली हैं, जो भी इलेक्शन के आउटकम आएंगे। फिर लास्ट में ये बोलते हैं कि चाहे आप कितना भी अमेरिका के प्रति यहाँ पर क्रिटिसिज्म ले आइए या उनके ऊपर कितना भी इल्ज़ाम लगा लीजिए, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी एक ऐसी स्टेज पे खड़ी हुई है, इतने चेक्स एंड बैलेंसेस है यूएस के सिस्टम के अंदर, कि वहाँ पर एक्सट्रीम आउटकम तो नहीं ही आएंगे। देखिए, इसी वजह से कहते हैं कि मैच्योर डेमोक्रेसी का यहाँ पर काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पर मैच्योरिटी दिखाई देती है उनके बीच में, लोकतंत्र के बीच में, और काफ़ी चेक एंड बैलेंसेस की वजह से कोई भी ऐसा रेडिकल शिफ्ट तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे सकता है कि आने के बाद अगर किसी का बिल्कुल ही यहाँ पर सोचने का तरीका अलग है, तो भी वो उस तरीके से एक 100% शिफ्ट इधर लेकर नहीं आ सकते। उनको जैसा सिस्टम चल रहा है, एक स्टेबिलिटी जो है, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का यही तो फ़ायदा है ना, कि आपकी स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एग्जीक्यूटिव उधर चला गया। गवर्नमेंट के हाथ में इतनी ज़्यादा पावर होती ही नहीं है कि वो वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हटा सके या हिला सके। तो इसी वजह से ये कहीं है। लेकिन हाँ, जो इलेक्शन के आउटकम आने वाले हैं वो मॉनिटरिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदेमंद रहने वाला है, उसको देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो कि लिखा गया है सी उदय भास्कर के द्वारा, एक आर्टिकल जिसका नाम है ए नोट टू सिक्योरिटी प्लानर। देखिए, यहाँ पर मैंने इसके लिए माइंड मैप बनाया हुआ ताकि हम ईजी से हर पॉइंट्स को, इसको पॉइंट्स में डिवाइड करके समझ लें। तो सबसे पहले जो ये आर्टिकल लिखा गया है, ये इसी वजह से लिखा है क्योंकि 2024 आ रहा है, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड 2024 से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं 2023 के अंदर। तो 2024 में उनको कैसे कम किया जाए, या इंडिया अपने आप को कैसे इन समस्याओं से बचा कर रखे, तो ये सारी बातें की जा रही हैं। एक फर्म अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि 2024 में एक सिक्योरिटी की सिचुएशन की बहुत ज़रूरत है, और अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। जो डायनामिक चैलेंज इंडिया फेस कर रहा है, अभी बीच में फंस गया है इंडिया, चाहे फिर वो अभी हमारे जो
जो शिप्स थे उनके ऊपर अटैक देख लीजिए, चाहे किसी का फॉर्मली स्टैंड यहाँ पर लेता हुआ इंडिया नहीं दिखाई दे रहा है, ना वो रशिया की तरफ था, ना ही वो यूक्रेन की तरफ था, ना वो आज गाजा की तरफ है, ना ही वो इजराइल की तरफ है। तो कहीं ना कहीं ये जो डायनामिज्म है और इंडिया के प्रति कुछ लोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगेंस्ट हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो अभी रिसेंट यहाँ पर हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट, उनसे इंडिया को भी अपना क्या लेना चाहिए, लेसन लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए और सीख के आगे बढ़ना चाहिए। तो कौन कौन सी यहाँ पर बातें की गई हैं और कैसे उनसे सीख सकते हैं? देखिए, सबसे पहला बात ये की गई है यहाँ पे रशिया के इन्वेजन की यूक्रेन के ऊपर। 2022 में कॉन्फ्लिक्ट होता है, काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग यहाँ पर बिलीव चल रहा था कि जो मेजर नेशन होते हैं वो यहाँ पर वॉर के लिए नहीं जाते हैं और टेरिटोरियल डिस्प्यूट को ऐसे ही ठीक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। रशिया तो यूक्रेन से बहुत ही बड़ा देश है। हम देखेंगे कि अगर रशिया इतना बड़ा है तो यूक्रेन तो जस्ट इतना सा है, और फिर भी ये इतने लंबे समय से लगातार लड़ाई में बने रहते हैं। दोनों ही रशिया के जो एक्शन है वर्ल्ड के न्यूक्लियर आर्म नेशन के साथ में, दोनों यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर आर्म्ड है। अगर कोई भी एक यहाँ पर न्यूक्लियर को बॉम्ब को छोड़ देती है तो पूरी की पूरी की पॉपुलेशन यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर, बल्कि पूरे वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इतनी पावरफुल कंट्रीज जब एक साथ लड़ रही हैं और उसके बाद में यहाँ पर एंगेज हो रही हैं बार बार उनकी टेरिटरीज़ के ऊपर, तो ये रिमाइंडर दिखा रहा है कि इन कॉन्फ्लिक्ट से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है यहाँ पर पॉपुलेशन को भी और वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ को भी। फिर हम देखते हैं कि इंडिया के साथ दूसरा डिस्प्यूट हो रहा है चाइना का। इंडिया का जो बॉर्डर है 3 साल हो चुके हैं लगभग, जो चाइना है उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, LOC यहाँ पर जो है, LAC भी इसको बोल सकते हैं, इसको यहाँ पर ब्रेक करके अंदर घुसे हुए हैं लद्दाख के अंदर। और ये जो गलवान वैली का लद्दाख का रीजन है, यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है लगातार 2020 से चल रहा है, ना ही वो पीछे जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है इंडिया के लिए, क्योंकि एक तो उनकी टेरिटरी जा रही है तो सॉवरेनिटी का भी इशू है, क्योंकि इंडिया तो एक सॉवरन कंट्री है ना, यानी उनके ऊपर किसी का भी कोई अधिकार नहीं और उसकी टेरिटरी कोई लेके जा रहा है, तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। दूसरा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का भी इशू है कि आप टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं तो आप और भी अंदर घुस सकते हैं, ये भी समस्या है। तो ये जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है हमारे, एक लाइन जिस लाइन पर वो पहुंचे हुए इधर खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम देख पाएंगे कि चाइना के सोल्जर खड़े हुए हैं इधर लगातार इस लाइन से अलग, यहाँ पर इंडिया के सोल्जर से एक दूसरे के सामने खड़े हुए। तो 3 साल से लगातार ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि स्टैंड ऑफ यहाँ पर बना हुआ है। फिर हम देखते हैं इजराइल का हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट 2021 से अब ये चलना शुरू हो गया है। तो रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है नॉन स्टेट एक्टर्स की, देखिए क्या हो रहा है ना कि इतने पावरफुल नेशंस के खिलाफ में अब जो हमास जो था उनका एक ग्रुप यहाँ पर निकल कर आया था, राइट। वो क्या करता है, गाजा के अंदर, गाजा का एक ये ग्रुप है, गवर्नमेंट इसने बनाई हुई थी, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से भी 20 आदमी ऐसे थे जो स्टेट से नहीं थे। वो चले जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर इजराइल के अंदर, और उनके फेस्टिवल के दिन 7 जो अक्टूबर का दिन था उस दिन वो जाके वहाँ पे हमला बोल देते हैं। सो 2023 में, ये पहले 2021 में भी इसके कॉन्फ्लिक्ट के नज़र दिख चुके थे। पहले ही यहाँ पर ऐसे अटैक्स, छोटे मोटे अटैक्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2023 में इसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और उसके बाद हमें दिखाई दिया कि ये जो रूप था, कॉन्फ्लिक्ट जो था, झगड़े जो थे, वो वॉर में कन्वर्ट हो जाते हैं, युद्ध में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑडेसिटीज है अटैक की, वो कब यहाँ पर एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है, कब वो वॉर का रूप ले सकती है, वो उसको इंडिया को समझना चाहिए और अपने लिए भी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस और अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा ध्यान पे रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि थ्रेट्स मिल रही है नॉन स्टेट एक्टर से। वो नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है, हाउती का ग्रुप, जैसे देख रहे हैं ना आप शिप्स के ऊपर इंडिया के कैसे हमला कर दिया जा रहा है। फिर हमें देखने को मिला था इजराइल की जो यहाँ पर एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उसके बाहर एक छोटा सा बॉम्ब यहाँ पर फोड़ा गया, जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, जस्ट एक वार्निंग के साथ, एक लेटर के साथ उसको वहाँ पर रखा गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर है, यानी कि ये तो किसी स्टेट का, किसी देश का भाग नहीं है ना, भाग से मेरा मतलब है कि किसी देश की गवर्नमेंट नहीं है ये, तो ये नॉन स्टेट एक्टर की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनके प्रति कोई अलग नेचर अपनाना पड़ेगा, इनके प्रति थोड़ा सा अलग तरीके की स्ट्रेटजी बनाने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इंडिया को। अभी समय है कि हम ऐसा कर सकते हैं ताकि 2024 हो हमारा, वो एसिमेट्रिक बैटल फील्ड के अंदर ना देखने को मिले, हम उसको ठीक तरीके से अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर बना के रख सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल
इंस्टेबिलिटी। देखिए जो रिसेंट इवेंट हुए हैं जैसे कि म्यांमार के अंदर क्या हुआ था, म्यांमार में 2022 में, कि वहाँ की जो आर्मी थी उन्होंने वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनको यहाँ पर नज़रबंद कर लिया था और उनको कूप कर लिया था। क्या कर दिया था कि अब यहाँ पर आर्मी का रूल चलेगा, तो आर्मी के कमांडर यहाँ पर रूल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसी जो रीजनल सिक्योरिटी है इसको भी तो इस तरीके से मिस नहीं किया जा सकता ना, इसके ऊपर भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो रहनी ही चाहिए। इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो यही है कि 2024 के अंदर जब यहाँ पर एक कॉम्प्रीहेंसिव हम तैयार कर रहे हैं तो बहुत सारा वेब ऑफ सिक्योरिटी चैलेंज, अभी एक जंजाल सा दिखाई दे रहा है सुरक्षा की तरफ से, चैलेंजेस का, यहाँ पर चुनौतियों का। तो उन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा सबसे पहले। फिर चाहे वो एक्सटर्नल की बात कर ले हम कि देखिए बाहर क्या क्या चल रहा है देश से, या फिर देश के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं उनकी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो दोनों को ही यहाँ पर समझना पड़ेगा। उनके लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड यहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। फिर ये जो सिनेरियो हो रहे हैं इनको एंटिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो ट्रेडिशनल स्टेट से स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं, गाजा, इजराइल, रशिया, यूक्रेन का, इन सारी चीज़ों का, या फिर जो नॉन स्टेट है वो जो सपोर्ट कर रही है, किसी किसी को हाउती कर रहा है इजराइल को। तो हमेशा ये समझना चाहिए हमें कि हिस्ट्री जो होती है वो हमारी टीचर होती है, अध्यापक होती है। हिस्ट्री से अच्छा टीचर कोई भी नहीं है, तो हिस्ट्री से हमेशा सीख लीजिए। लेकिन ये सब कुछ इतना स्पीड से हो रहा है ना ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के साथ, बहुत सारी चीज़ें, कि अब इंडिया का जो रियल टेस्ट आने वाला है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कि वो कितना अपने आप को तैयार कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है उदय भास्कर जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बात कर रहा है इंडिया एंड जाइंट रेडियो टेलीस्कोप। कहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 3 में। अगेन कहाँ पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और साइंस एंड टेक के अंदर भी अगर आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में भी बांटेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, राइट। स्पेस टेक में ये इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है, कुछ दिन पहले भी ऐसा ही कुछ आर्टिकल आया था जिसमें हमें पता चला था कि जो इंडिया है वो स्क्वायर किलोमीटर एरे, यहाँ पर SKA जो प्रोजेक्ट है इसका एज अ पार्टनर बनने वाला है, इसका एज अ मेंबर बनने वाला है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या, इसका मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर किलोमीटर एरे है ये बहुत सारी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं जो एक साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े रेडियो यहाँ पर लगा रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। और ये जो रेडियो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा कि बाहर से, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे 1,30,000 से ज़्यादा रेडियोज़ के जो वो हैं उनको लगाया गया है, एंटीनाज को यहाँ पर लगाया गया, आप देख सकते हैं। फिर साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पर भी 30-40 हज़ार से ज़्यादा ये देखे जा सकते हैं। क्या इंडिया के अंदर ये हैं? अभी तक तो नहीं है। ये काम क्या करने वाले हैं, अलग अलग पार्ट में ये एंटीनाज एक साथ फ्रीक्वेंसीज़ को कैच करेंगे जो भी जहाँ से भी इनको मिलेंगी, और उन फ्रीक्वेंसीज़ को एक ही जगह, एक जो सोर्स है इस प्रोजेक्ट का वहाँ पर इसको भेज दिया जाएगा। तो ये मान लीजिए अलग अलग एंटीनाज लगे हुए हैं और ये बीच में सोर्स है, पूरी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ भेज रहे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है एक प्लेस पे, इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी कि ये हमें पता चला है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए, यानी कि जो स्पेस है वो किस तरीके से काम करता है उसको समझने के लिए। इंडिया पहले से ही रेडियो जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बहुत एडवांस रहा है, बहुत डेवलप्ड रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट बना था जब ये 1990s के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी टाइम से इंडिया यहाँ पर एज अ कंट्रीब्यूटर काम कर रहा है, लेकिन मेंबर यहाँ पर नहीं था। क्यों नहीं था मेंबर? क्योंकि मेंबर बनने के लिए आपको कुछ फीस देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर अब इंडिया को देनी पड़ी है 1250 करोड़ यहाँ पर एज अ मेंबर बनने की फ़ीस, कंट्रीब्यूशन देने के लिए। तो ये एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम देख पाएंगे कि यहाँ पर साइन भी करना पड़ता है आपको चीज़ों को कि ठीक है हम भी आपको देंगे, उसके बाद यहाँ पर रेटिफाई होते हो आप, और तब जाके आप यहाँ पर मेंबर बन पाते हो। तो यस, इंडिया यहाँ पर मेंबर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ही और यहाँ पर लिखा गया अमिताभ सिन्हा द्वारा ये आर्टिकल, वो बताते हैं कि कैसे और प्रोजेक्ट्स है। जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट है लिगो, जो कि है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल वेव्स का यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क, तो ये भी नेटवर्क कुछ इसी प्रकार से काम करता है। वर्ल्ड के अलग अलग नेशंस एक साथ मिलकर यहाँ पे नेटवर्क का ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम ITER की भी यहाँ पर बात कर सकते हैं, जो कि एनर्जी के लिए, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से यहाँ पर एनर्जी बनती है उसके ऊपर काम करता है एक साथ मिलकर। तो इन प्रोजेक्ट्स का इंडिया ऑलरेडी यहाँ पर भाग बन चुका है। फिर कहते हैं कि इंडिया इसका भाग बन के फ़ायदा क्या होगा इंडिया के लिए। देखिए, इंडिया के लिए बेनिफिट्स ये होने वाला है कि इंडिया को एक तो स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, क्योंकि एक तो हम अकेले किस इन्फॉर्मेशन को हार्नेस कर रहे हैं, दूसरा हमें बहुत सारी कंट्री से शेयर डाटा मिल रहा है, बहुत सारा जो इंडिया शायद खुद ना अकेला करके अभी मिल पाए, तो ये बेनिफिशियल है। इंडिया के साइंटिस्ट को यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा, जो मेन हेड है जहाँ पर सारा डाटा मिलता है वहाँ पर वो जा पाएंगे। टाइम लिमिट होगी, जिस कंट्री ने जितना ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है उसी हिसाब से उनको, उनके साइंटिस्ट को अंदर रहने का टाइम मिलेगा, लेकिन वो जाकर इन सारे चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और ज़्यादा जो हम चीज़ों का हमें नहीं पता है या कम पता है हमें, उस चीज़ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। आज तक अगर हम स्पेस की और ओशन की अगर बात करें तो हम सिर्फ 1 से 2% ही इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा वर्ल्ड यहाँ पर नहीं जानता है, तो इसीलिए अच्छा है। ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी जो खासकर ये नासा के द्वारा प्रोजेक्ट था, EU की स्पेस एजेंसीज यहाँ पर है, तो ये सारी जो स्पेस एजेंसी है, जाग्जा यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी यहाँ पर है, तो इनके साथ और भी ज़्यादा यहाँ पर इसरो को काम करने का मौका मिलेगा। इसरो की इससे क्या होती है, इसरो की इससे और ज़्यादा इज्जत बढ़ती है कि ठीक है, उनको और ज़्यादा काम मिलता है। जैसे कि अभी आदित्य L1 के लॉन्च के बाद से भी हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो भी इसरो ने लैंग्वेज पॉइंट के ऊपर बिल्कुल अच्छे से एक जगह पे जहाँ पे पहुँचाना था वहीं पे पहुँचा दिया है। कहाँ पे पहुँचाना था, हेलो ऑर्बिट के अंदर, तो वो कर दिया। चंद्रयान इसरो का सही हो रहा है। तो सारी चीज़ें इसरो की जो कहीं ना कहीं जो एजेंसी की तरीके से रिस्पेक्ट है, वो वर्ल्ड में 5th नंबर पे आती है कि बहुत अच्छे तरीके से वो काम करती है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है आज का लास्ट आर्टिकल, जो कि बात कर रहा है वाई 2023 वॉज द वार्मेस्ट ईयर, सबसे गर्म साल क्यों था और अब आगे क्या बोला गया है। लिखा गया है आलिंद चौहान द्वारा, एक्सप्लेन बता रहे हैं क्लाइमेट के लिए। GS पेपर 3 में अगर एनवायरनमेंट का फिर से जो पोर्शन होता है वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये सवाल आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है और आपका सवाल पूछा जा सकता है। ज़्यादा जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो मेंस में ये पूरा का पूरा सवाल आ सकता है। क्यों सबसे गर्म माना जा रहा है देश को, ये जो पूरा का पूरा साल था। देखिए, आज से जो सबसे पहले जो साल था ना, वो 2016 था, जिसको को वार्मेस्ट ईयर का खिताब दिया गया था। अब ये 2023 हो गया, क्योंकि इसने 2016 के रिकॉर्ड को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। कौन इनको ऐसे करता है, कौन इनकी वो करता है, तो 1850 के साल में सबसे पहले इनको टेम्परेचर को यहाँ पर करने के लिए यूरोपियन कॉर्पिनियस क्लाइमेट चेंज सर्विस को एस्टाब्लिश किया गया था। उसके बाद से ये हर साल जितने भी साल आते हैं वर्ल्ड में, उनके हर दिन के टेम्परेचर को यहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं, समझ के रखते हैं। फिर हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जो था वो 1.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा वार्मर था 1850 से, या 1800 जो 1900 का प्री इंडस्ट्रियल टाइम था, जब तक इंडस्ट्रियाँ नहीं लगी थी, उससे। अब हम देखेंगे कि 2023 के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन 1 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर ना रहा हो 1850 से। लेकिन अभी तक 2 दिन ऐसे गए हैं नवंबर में जब ये 1.5 डिग्री से ऊपर हो गया था। और आप हर किसी में देखेंगे, चाहे आप COP28 में देखिए, चाहे आप पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर देखिए, आप हर इस जो मुद्दे होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, IPCC की जो रिपोर्ट्स आती है, इंटरपैनल गवर्नमेंट्स की जो रिपोर्ट्स आती है, हर किसी का सिर्फ ये बोलना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमें इसको रोकना होगा, कम करना होगा, इसको बरकरार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है तो इसके नुकसान दिखते हैं। इसके हमें क्या दिखेगा, हीट वेव्स, यानी कि जो लूज चलती हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी। फिर फ्लड, कहीं कहीं पे बाढ़ आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे। फिर हम देख पाएंगे सूखा पड़ेगा, ज़्यादा जो ज़मीन है, क्योंकि पौधे इतनी ज़्यादा गर्मी को नहीं मेंटेन कर पाएंगे, नहीं सह कर पाएंगे, तो इसी वजह से सूखे जैसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखेंगी।
तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर क्लाइमेट को कम करना बहुत ज़रूरी है। फिर कह रहे हैं कि क्यों ये बढ़ रहा है, मेन रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए यहाँ पर इसका भी डाटा निकाला गया है कि किस प्रकार से अभी इस साल में अगर हम देखें तो कार्बन और जो आपकी मीथेन गैस है, ये गैसें बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी हैं, मीथेन और कार्बन दोनों ही। तो इसी वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जिसको मैं कल बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ आपको, कल भी कुछ ऐसा आर्टिकल आया था, तो वो हमें पता चलता है कि कैसे ये जो सन है उसकी लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव्स को तो अंदर आने देती है, लेकिन जो अर्थ से लॉन्ग वेव्स में यहाँ पर वापस जाती है सनरेज, उनको रोक देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं और बहुत कम बाहर निकलने देती हैं जितना जाना चाहिए। हमें पता है कि अर्थ का खुद का अपना एक टेम्परेचर का बैरियर है कि वो जितनी 100 अगर वो लाइट ऊपर से लेगी तो 100 की 100 में से कुछ रिज्यूम करके वापस लेगी, फिर से वापस एनर्जी आएगी, फिर से वापस देगी। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस बीच में आ जाती हैं तो वो उसको वापस नहीं जाने देती, और ये जो एनर्जी है, ये जो सन की लाइट है, वो ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, और इसकी वजह से जो गर्मी है वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ने लगती है, और इसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। यही है पूरे ग्लोब में जो वार्मिंग हो रही है, गर्मी जो हो रही है, उसका बढ़ना। तो ये आज का पूरा हमारा आज का आखिरी आर्टिकल था, न्यूज़पेपर था। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक बने हुए हैं, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।